हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी के लिए यह आज नए टॉपिक लेके आए हैं जो आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी रिवीजन करवाना जरूरी है। दोस्त, इससे पहले मैंने आप सभी को प्रकाश का परिवर्तन कंप्लीट करवा दिया फिजिक्स का। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू से बेसिक से हाई लेवल तक ले क्वेश्चन आंसर और थ्योरी दोनों कंसेप्ट के साथ मैंने कंप्लीट करवाया है। अगर यदि तुम लोग उसको क्लास नहीं देखो तो जाकर देख लो, जिससे आप सभी को एग्जाम में बहुत ही फायदा हो। दोस्त, अगर देख सकते तो काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत ही हल्का क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन आंसर और सभी क्वेश्चनों को साथ में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कैसे बनाया जाता है सभी को बनाकर दिखाया है। दोस्तों, आज हम फिर नए टॉपिक पर लेके आए हैं जो प्रकाश का परिवर्तन खत्म होने के बाद अब अपवर्तन आ रहा है। यह प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नंबर मिलने की संभावना, इससे भी क्वेश्चन आता है। दोस्तों, जरूर जुड़े रहो, टिकोगे तभी जाके एग्जाम में टिक पाओगे और एग्जाम के सभी क्वेश्चनों को ठिकाना लगाओगे, क्योंकि यह सभी ही क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है और आता है एग्जाम में, देखने को मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा। तो दोस्त जरूर जुड़े। और आप सभी से मैं चाहता हूं कि इसे जितना ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करो, जिससे यह क्लास आप सभी के लिए मैं फ्री लेके आऊँ। यूट्यूब पर मैथ हो या साइंस हो, क्लास 10th का या 9th का, दोनों का मैं फ्री में क्लास लेके आऊँगा। मगर चाहता हूँ आप सभी इसे शेयर करें और इस क्लास में बने रहो। दोस्त, इसमें क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगा। इसमें सभी जो भी होगा, प्रकाश का परिवर्तन का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कंसेप्ट होगा, उन सभी को मैं रिवीजन करवाऊंगा, जिससे आप सभी को काफी हल्का होगा। दोस्त देखिए, अब चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन में समझाने चलता हूँ। देखो दोस्त, प्रकाश जो होता है, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ाए थे, प्रकाश का परिवर्तन। उसमें क्या बताए थे कि प्रकाश जिस एंगल से आता था और उसी एंगल के साथ परिवर्तित हो जाता था। ठीक है दोस्त, तो प्रकाश आता था जाता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। केवल दर्पण के अनुसार, या दर्पण हो गया, इस दर्पण के अनुसार प्रकाश जिस एंगल से आता था और उसी एंगल से दर्पण के साथ रिफ्लेक्स हो जाता था और उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्स होने के कारण चल जाता था। अब ध्यान दो दोस्त, इसमें तो दर्पण नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का वो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। कोई ना कोई माध्यम, और माध्यम से गुजरना पड़ेगा। माध्यम समझो दोस्त, दो तीन प्रकार के समझो। देखो अब क्या होगा, प्रकाश के परिवर्तन के बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें माध्यम होता है। दोस्त, उस माध्यम को समझते हैं। देखो माध्यम समझो, पहले दो प्रकार के माध्यम को समझो। एक मान लो विरल माध्यम, विरल माध्यम। एक मान लो सघन माध्यम, माध्यम। यहाँ ध्यान दो दोस्त, विरल माध्यम और सघन माध्यम में कंफ्यूज नहीं होना है। विरल का मतलब क्या होता है, खुला जगह। विरल का मतलब खुला जगह, जिसे बोलते हैं वायु, जिसे बोलते हैं वायु। वायु हो गया खुला जगह, वायु, वायु हो गया खुला जगह। मगर सघन माध्यम का हो गया डेंसिटी, जितना सघन हो, जिसमें जगह है। और तुम लोग वायु की अपेक्षा अगर पानी में जाओगे तो तुमको चलने में बहुत ही कठिनाई होगा, चल नहीं सकते हो। तुमको रुकावट करेगा, पानी एक दूसरे से उधर से बल लगाएगा, जिससे तुम रुक पाओगे, रुकावट होगा। इसके कारण क्या होगा, तुम तिरछा भागोगे, सीधा नहीं जा सकता, बहुत ही विरोध करेगा। उसे क्या कहेंगे, इसे वायु मान लो पानी। पानी वायु की अपेक्षा बहुत ही सघन माध्यम है। ठीक, इस माध्यम को समझ गया तो प्रकाश का अपवर्तन समझने में कोई कठिनाई होगा। दोस्त समझो, वायु क्या है, खुला जगह है, फ्री है, किसी तरीके से हम घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं होगा। और जैसे ही पानी में जाएंगे वैसे ही हम लोग का रुकावट करेगा, पानी सीधा चल नहीं पाएंगे, उसमें पानी में चल नहीं पाएंगे, केवल उसको तिरछा भागेंगे। वही कारण होता है वायु का। वायु जो होता है, वायु में फ्री हुए रहेंगे, कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर पानी में तो दिक्कत होगा। तो अब प्रकाश को गुजरना होगा, हम लोग तो दिक्कत से गुजरेंगे, प्रकाश भी उसी तरीके से गुजरेगा और प्रकाश को भी दिक्कत होगा। देखो जैसे ही प्रकाश से सीधा आया, ठीक है, वायु से आ रहा है तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा। ठीक, प्रकाश आने के बाद अगर यदि अब पानी नहीं रहता है या सघन माध्यम नहीं रहता तो यह सीधा चला जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होता, यह सीधा चला जाता है। ठीक है, यह सीधा चला जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं होता है। मगर देखो दोस्त, इसमें पानी होने के कारण प्रकाश क्या हो रहा है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यह सीधा मान लो अभिलंब है, लंबवत है, इस लंबवत की ओर थोड़ा सा ये अपने अभिलंब की ओर यहाँ से जाने के बाद झुक जाएगा। देखो यहाँ से जिस एंगल से आ रहा है, आई एंगल से आ रहा है और आर एंगल से रिफ्लेक्स करेगा। दोस्त इसे ही प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक, अब यह तो हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अपने पथ की ओर मोड़ सकता है, कुछ भी बोल दो, मगर दूसरा कंडीशन क्या होगा,
दूसरा कंडीशन होगा दोस्त कि यहाँ से देखो यह सभी मान लो पानी है, या फिर पानी से बाहर गुजरेंगे। पानी से जब बाहर गुजर सकते हैं तो पानी से बाहर गुजरेंगे तो क्या होगा, देखो दोस्त यहाँ पानी आ गया, पानी तो सीधा था, पानी से जैसे ही हम गुजरेंगे तो फ्री हो जाएंगे, फिर पानी हमको रुकावट नहीं करेगा, वायु में आ गए, वायु में आने के बाद फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर हम उसी प्रकार अभिलंब से दूर हट जाएंगे, उसी प्रकार अभिलंब से दूर हट जाएंगे। तो यह समझ लो दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन यही डिफिनेशन है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और फिर देखो यहाँ सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि इसको कोई रुकावट नहीं है। जब रुकावट नहीं है तो फ्री तरीका से बहुत तेजी से गति करेगा, ठीक हो जाए। यह प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा दोस्त। अब इसी में दोस्त आप यहाँ समझते हैं इसमें कौन कौन सी चीज बदला होगा। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा, अगर यदि तुम लोग को याद हो तो जरूर बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है और वायु में कितना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश की चाल जो होगा, प्रकाश की चाल वायु में, प्रकाश की चाल वायु में पूछेगा तो क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल, देखो वायु में प्रकाश की चाल 332 किलोमीटर पर सेकंड होगा। मगर दोस्तों वही निर्वात में पूछ देगा, प्रकाश की चाल निर्वात में चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल यही निर्वात में भी लिखा है दोस्त, उसको ध्यान दो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, या मीटर पर सेकंड है दोस्त, इस तरीके से होता है। यह सब याद रखना दोस्त, आएगा अपवर्तन जो भी अपवर्तन हो गया, ठीक है। अब समझे दोस्त, अब इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन उसको हम समझते हैं। अब इसके बाद देखो हम समझते हैं थोड़ा सा, इसमें आ जाएगा क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उन सभी आएगा उसका डिफिनेशन। इससे पहले इसका प्रकाश का अपवर्तन का अगर डिफिनेशन तुम लोग को नहीं याद है लिख लो। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन क्या होगा, देखो साधारण जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से, लिखो माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। यही दोस्त आपका डिफिनेशन है प्रकाश का अपवर्तन का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा दोस्त हम आपसे फिर कंसेप्ट सिखाते हैं, नई बात बताते हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो प्रकाश का गुण क्या है, चाल बता दिए, वायु में बता दिए, निर्वात में बता दिए। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाएगा मगर आवृत्ति नहीं बदलेगा। तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाएगा मगर आवृत्ति नहीं बदलेगा। दोस्त देखो प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलता है मगर आवृत्ति नहीं बदलता है। इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है दोस्त। इसमें चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है जब माध्यम बदलते हैं तो, मगर उसका आवृत्ति नहीं बदलता। अब इसके बाद दोस्त इतना तो समझा दिया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद हम आप सभी को क्या समझाते हैं दोस्त, ना देखो अपवर्तन के नियम थोड़ा समझाते, कौन से क्या होता है, कितने अपवर्तन के नियम है। देखो यहाँ ध्यान है दोस्त, यह आ रहा है आपतित किरण है और यह जा रहा है परावर्तित किरण है, और इन दोनों के बीच जो एंगल बना रहा है इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण कोण। इसे अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे दोस्त, इतना ध्यान देना। अब देखो
अपवर्तन का भी दो नियम है। जिस तरीके से प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम है, उसी प्रकार से अपवर्तन का भी दो नियम है। ठीक, अब इसको मिटाकर थोड़ा समझाते हैं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? नियम दो है। ठीक है दोस्त, नियम दो है। एक नियम लिखवाते हैं, फर्स्ट नंबर नियम ध्यान दो। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही समतल में होगा। फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम क्या होगा दोस्त? दूसरा नियम होगा आपतित कोण और परिवर्तित कोण। आपतित कोण का जाया, परिवर्तित कोण का जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। समझिए, आपतित कोण का जाया, परिवर्तित कोण का जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। देखो, आपतित कोण का जाया तथा अपवर्तित कोण का जाया एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। अब देखो, इसमें क्या होगा? यह कोण है साइन आई बटा क्या होगा? साइन आर इक्वल टू दोस्त देखो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान दो, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एक नियतांक हुआ। इसने किसने दिया था? इस नियम को दिया था स्नेल साहब ने। स्नेल साहब ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्त, यह 3 से 4 क्लास में प्रकाश का अपवर्तन को मैं पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करा दूंगा। इसमें 20-20 मिनट का होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में प्रकाश का अपवर्तन का तुम लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, यह काफी कंप्लीट हो गया अपवर्तन का नियम। अब इसके बाद दोस्त आते हैं, समझते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी कोई हार्ड चीज नहीं है, वो भी समझ लो, वो भी अच्छा चीज है। ठीक, दोस्त अगर बने रहोगे तो तुम लोग के लिए न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मैं चाहता हूं तुम लोग इस कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या मैं को न्यूमेरिकल का क्लास लेके आऊं, जिससे आप सभी को बनाने में आसान होगा। मैं बहुत ही आसान तरीका से सूत्र पर जो भी चिन्ह परिपाटी होता है उन सभी के अनुसार बताऊंगा कि यह न्यूमेरिकल कैसे बनता है और बना कर दिखाऊंगा, जिसके कारण आप सभी को बहुत ही हल्का होगा और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त, यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब इसलिए कर देना जिससे कि मैं बहुत ही गाइडलाइंस का वीडियो भी बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। इससे आप सभी को समझ में आए कि क्या क्या गलतियां नहीं करना है एग्जाम में, जिससे आप सभी को काफी अच्छा नंबर आएगा। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, फायदा होगा। अब आओ दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसमें अपवर्तनांक आता है। अपवर्तनांक ध्यान देना दोस्त, अपवर्तनांक का मतलब तुलना होता है। ठीक है, अगर यदि कोई माध्यम है, एगो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, उसे ही अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक, एक सिंगल हो गया जिसे अपवर्तनांक हो गया। इसमें लिख लेना अपवर्तनांक का जो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में
प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक, अब देखो जिसे इसे एन से सूचित करेंगे, एन बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तब क्या होगा बताओ, माध्यम एम सी, बताओ एन सी सी ओ भी हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो प्रकाश की चाल सिर्फ और निर्वात में प्रकाश की चाल, नेक्स्ट क्या होगा, इसमें भी होगा माध्यम प्रकाश की चाल। और माध्यम प्रकाश की चाल के लिए क्या होगा, एन एम लिख सकते हैं माध्यम के लिए। ठीक है दोस्त, इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो दूसरा सूत्र क्या होगा, एम बराबर वी बाई सी भी हो सकता है। ठीक, उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, इस तरीके से अनुपात हो जाए। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, अब इसके बाद समझो सापेक्ष अपवर्तनांक आता है। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष का मतलब क्या होगा, तुलना हो गया। अब देखो नॉर्मल एक बाइक किसी रोड पे जा रहा है तो उसका किसी से तुलना नहीं हो रहा है, तो मतलब उसका चाल जो है ऐसे चाल है। मगर यदि दो बाइक के बीच तुलना किया जाए कि इस बाइक के चाल की अपेक्षा इस बाइक की चाल की गति अधिक है, या नहीं तो उस बाइक की अपेक्षा इस बाइक की चाल की गति अधिक है, या एक दूसरे के बीच सापेक्ष या अपेक्ष हो गया, इसी को अपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलो, या सापेक्ष अपवर्तनांक जो हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलो। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आप सभी के बीच, अगर दो माध्यम है जैसे कांच हो गया और पानी होगा, इन दोनों के बीच तुलना होगा तो उन दोनों के बीच भी अपवर्तनांक होगा, उसी को कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक या कांच की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक। ठीक, तो दो माध्यमों के बीच लिख लो, इसमें क्या होगा, माध्यम के बीच अपवर्तनांक का अनुपात होता है, नांक का अनुपात होता है। अगर कोई पूछ दे दोस्त अपवर्तनांक की मात्रक क्या हुआ, तो अपवर्तनांक का मात्रक हीन होता है। अपवर्तनांक का मात्रक हीन होता है। मगर दोस्त एक बात और ध्यान रखना है, इसमें हीरा का अपवर्तनांक पूछ दे, हीरा का अपवर्तनांक उस बात को जरूर ध्यान रखना, 2.42 होगा हीरा का अपवर्तनांक। यह एग्जाम में पूछ सकता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा। दोस्त इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएं। ठीक है, अब कुछ एक चीज और बताने जा रहे हैं जिससे लेंस कहते हैं। लेंस को कैसे समझें, देखो ध्यान देना दोस्त, हीरा का अपवर्तनांक हो गया, इन सभी के बाद आते हैं हम लेंस। देखो लेंस कैसे बनता है, लेंस का क्या कारण है। ठीक, कांच, देखो लेंस हो गया, लेंस बोलेंगे या क्राउन कांच का बना होता है, या क्राउन कांच का बना होता है। नेक्स्ट देखो अब लेंस कैसे तैयार होता है, क्यों F1 F2 2F2 2F1 होता है। अब यहाँ ध्यान दो, देखो इस प्रकार का हो गया क्या, गोलीय लेंस हो गया इस तरीके से, फिर इसी में एक और गोलीय लेंस को अति करो। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों में केंद्र दो को होगा, एक C यहाँ होगा, एक C यहाँ दे दिए, एक C यहाँ हो गया। ठीक, इसको C1 इसको C2 दे दिए। अब दोस्त समझो, अगर देखो इस केंद्र से और इस केंद्र के बीच से हमको एक प्रधान अक्ष गुजारे, इस रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष रेखा, इस रेखा को। अब यहाँ ध्यान दो, इसको मिटाते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं दोस्त, समझना, यहाँ से मिटा दिए, केंद्र तो मालूम हो गया, दो हो गया, तो फोकस भी तो दो होगा, जब केंद्र दो हो गया है तो फोकस भी तो दो होगा। तब यहाँ ध्यान दो, यह कौन सा लेंस हो गया, बताओ यह कौन सा लेंस हो गया, ध्यान देना दोस्त, यह कौन सा लेंस हो गया। तो यह लेंस जो होगा, इस लेंस के बारे में समझो, यह लेंस उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अब बाकी यहाँ से ध्यान देना, उत्तल लेंस तो हो गया, मगर इसमें देखो क्या होगा कंडीशन दोस्त, समझो इसमें होगा उत्तल लेंस होने के कारण, समझो इसमें क्या हो सकता है
कि इसका जो फोकस यहाँ से जाएगा केंद्र से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। बताओ सी थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, बड़ा लेंगे तो सी यहाँ मान लो, फिर मान लो C2, तो यहाँ भी थोड़ा स्पेस ले लेते हैं तो यहाँ C1 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, या तो कहीं ना कहीं फोकस में मिलेगा, जहाँ मिले उसे फोकस कहेंगे। ठीक, और देखो इस लेंस के दाएं साइड फोकस हो रहा है और इस लेंस के दाएं साइड ही वक्रता केंद्र हो रहा है। इस लेंस का फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दोनों पॉजिटिव होता है। इस लेंस का फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दोनों पॉजिटिव होता है। लिख लो, इस लेंस का फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र दोनों धनात्मक होता है, धनात्मक। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान दो दोस्त, इसके बाद क्या होता है, यह लेंस का काम क्या है? इस लेंस का काम है प्रकाश को एक एकत्रित करना, माने एक मिलाने का काम करना। एकत्रित का मतलब एक मिलाना। देखो यहाँ से भी जाएगा, जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा ना तो प्रकाश इस तरीके से फोकस पर मिलेगा। प्रकाश यहाँ से जाके जो भी प्रकाश होगा फोकस पर मिलेगा। जब मिलेगा, जब एकत्रित होगा तो इसे कौन सा लेंस कहेंगे? कौन सा दर्पण होता है बताओ तुम लोग, कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को एकत्रित करता था? वह दर्पण होता था अवतल दर्पण। इसमें कौन सा लेंस है जो प्रकाश को एकत्रित करेगा? तो उत्तल लेंस है जो प्रकाश को एकत्रित करेगा। इसे कौन सा लेंस बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे अभिसारी लेंस। इसे बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। देखो हो गया। आज की क्लास में दोस्त बहुत कुछ सीख के जाओगे। आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास से जरूर टिके रहो और सीखो, और भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास जहां भी है उन सभी के पास शेयर कर दो, जिससे उन सभी को फायदा हो दोस्त। हाँ, अभी सारी समझ गया। अब सारी में आते हैं। अभी सारी हो गया, अब सारी समझते हैं। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ देखो, दो दर्पण, फिर गोलीय लेंस ले लिए, इस तरीके से यहाँ से ले लिए, फिर इस तरीके से यहाँ से मिला, इस तरीके से मिला दिया। फिर यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो दोस्त, यह कौन सा लेंस हो गया? अब दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा लेंस हो गया? इसमें जो लेंस हुआ, देखो यह प्रधान अक्ष हो गया, यह प्रधान अक्ष है दोस्त, यह प्रधान अक्ष हो गया। तो प्रधान अक्ष इसे बोल सकते हैं, इसे प्रधान अक्ष। जब प्रधान अक्ष होगा तो नेक्स्ट देखो, यहाँ से आओ, यहाँ से इसका काम क्या है? प्रकाश को फैलाना, यानी कि ये भी फोकस पे मिलेगा, यह भी दोस्त देखो यह भी फोकस पे मिलेगा, मगर मिलाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, मिलाते हुए प्रतीत करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से फैलेगा, देखो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर फोकस पे मिलेगा। तो प्रकाश को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। इसमें भी F, मान लो F का होगा, इसमें भी C2 F2, फिर इसमें F1 C1, इस तरीके से होगा। अब बताओ, यह भी फोकस पे मिल रहा है, और यहाँ पे मिलाया जाता है, मिलाया जा रहा है, मगर यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे प्रकाश फैल रहा है, यहाँ प्रकाश एकत्रित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, यह दर्पण के पीछे हो रहा है, यह दर्पण के आगे हो रहा है। ठीक, यह दाहिना साइड हो रहा है इसलिए पॉजिटिव था, और यह बायां साइड होगा इसलिए निगेटिव होगा। देखो दोस्त, इसमें क्या हुआ, इस लेंस का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखो दोस्त, नेक्स्ट काम क्या है? जब ये प्रकाश को फैलाएगा तो इसे क्या कहेंगे? जब ये प्रकाश को फैलाएगा, देखो ये प्रकाश फैला रहा है, यह प्रकाश को एकत्रित कर रहा है, मगर यह तो प्रकाश फैला रहा है। इस प्रकाश को फैलाएगा तो इसे क्या कहेंगे? इसे तो अभिसारी कहेंगे, मगर इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपसारी। इसे कहेंगे अपसारी, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करने के लिए। और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से इस भाई को, इस दोस्त को प्यार देते रहें और सपोर्ट करें, इसे आगे बढ़ाएं, जिससे आपका भी मेरा भी फायदा हो दोस्त। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।